राधा, बिरजू और उनका बेटा जय 10 साल बाद अपने गांव भोरमपुर आए थे। बिरजू अपने गांव की पुश्तैनी हवेली को बेचने के लिए आया था। बिरजू, तुम अकेले आ जाते, मुझे तो गांव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ जय किसके साथ खेलेगा? अगर उसे कोई नहीं मिला खेलने के लिए तो फिर वो मेरा जीना हराम कर देगा। तुम्हारे तो नखरों से मैं परेशान हूँ। एक हफ्ते की तो बात है यार, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। कौन सा हम हर बार यहाँ आने वाले हैं। अरे वैसे भी हवेली बहुत बड़ी है, जय को यहाँ पर जरूर मजा आएगा। जय हवेली आकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, पूरा दिन बोर होता रहता था। मम्मा, मुझे यहाँ नहीं रहना है, चलो यहाँ से। मेरे साथ खेलने के लिए यहाँ कोई नहीं है। कुछ दिनों की बात है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। और हाँ, मुझे बार बार परेशान मत किया करो। जय गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अरे बेटा, गुस्सा मत करो, सुनो मेरी बात। जय अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। कुछ समय बाद जय के कमरे से हंसने और खेलने की आवाजें आने लगती हैं। तभी बिरजू भी वहाँ आ जाता है। अच्छा, तो तुम्हें इस गांव से जाना है, इसीलिए तुम बच्चे का बहाना कर रही हो। अरे देखो, जय तो कितने अच्छे से खेल रहा है और तुम कहती हो कि यहाँ उसका मन नहीं लग रहा। हाँ, पर अभी तो वो यहाँ से गुस्सा होकर गया था और कह रहा था कि चलो यहाँ से। इस लड़के का तो मुझे समझ ही नहीं आता कुछ। कुछ देर बाद जय खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आता है। राधा जय को खाने के लिए प्लेट लगा कर देती है। मम्मा, मेरी फ्रेंड को भी खाना दो ना। कौन से फ्रेंड की बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है। अरे मेरे बाजू में तो बैठी है। जय की फ्रेंड सिर्फ जय को ही दिखाई दे रही थी और किसी को भी नहीं। मेरी आंखें अभी इतनी भी खराब नहीं हुई है कि मुझे इतनी पास की चीजें ना दिखाई दे। कोई नहीं बैठा है यहाँ। अगर आप मेरी फ्रेंड को खाना नहीं दोगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। अरे तुम क्यों बच्चे के साथ बहस कर रही हो राधा? एक और प्लेट लगा दो ना। बच्चे ऐसे इमेजिनेशन फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। राधा भी सोचती है कि शायद जय कोई खेल खेल रहा होगा। फिर तो ये रोज का ही हो गया था। जय हमेशा किसी से बातें करता। उसे देखकर ऐसा लगता है कि सच में वो अपने किसी दोस्त के साथ खेल रहा है। फिर एक दिन राधा जय को ढूंढती है। जय, जय, कहाँ हो बेटा? बिरजू, देखो ना जय कहाँ चला गया है। मैंने पूरे घर में उसे ढूंढा पर वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, यही कहीं होगा। राधा जय को पूरे घर में ढूंढते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी जय उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर वो बाहर देखते हैं तो जय हवेली के पीछे वाले कुएं के पास बैठा किसी से बातें कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? कुएं के पास खेलने आए हो? कुछ हो जाता तो? और बिरजू, तुम क्या खाकर पैदा हुए थे? तुम्हारे तो पैसे का लालच खत्म ही नहीं होता। इस हवेली के चक्कर में आज मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? आप पापा को मत डांटो, मैं तो यहाँ अपने दोस्त के साथ खेलने आया था। यही तो है मेरे दोस्त का घर। फिर राधा जय को अंदर ले जाती है। बिरजू, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कि जय जिस बच्चे के साथ खेलता है कहीं वो किसी की आत्मा तो नहीं। अरे 4 दिन में क्या हो गया है? तुम्हारी तो सोच ही बदल के रह गई है। तुम भी गांव के गंवारों की तरह फालतू बातें करने लगी हो। अरे बच्चे डांट से बचने के लिए ऐसे ही बहाने बनाते हैं। उस दिन से जय का व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। वो अपनी मम्मी के साथ बिल्कुल भी बातें नहीं करता था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी और दुनिया में खोया हुआ है। वो सिर्फ अपने दोस्त से ही बातें करता था। उसी रात राधा को बहुत ही भयानक सपना आता है। हम तुम्हारे बच्चे को लेकर चले जाएंगे, तू और तेरा पति कुछ नहीं कर पाएगा। राधा घबराकर उठती है। बिरजू, उठो। अरे क्या है यार, तुमको रात में भी चैन नहीं है। अरे चैन से सोने भी नहीं देती हो, दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। अरे शादी क्या कर ली, पाप ही हो गया मुझसे तो। दिन में भी चिक चिक सुननी पड़ती है और अब रात में भी चैन नहीं है। तुम कभी ठीक से किसी बात का जवाब नहीं दे सकते हो क्या? पागल नहीं हूँ जो तुम्हें आधी रात में उठाऊंगी।
मैंने बहुत ही भयानक सपना देखा है। सपने में मैंने उसी कुएं में 2 बच्चों की आत्मा देखी जो मुझसे कह रहे थे कि वे लोग मेरे जय को मुझसे छीनकर ले जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। बिरजू कुछ करो। ओहो, तो अब तुम अंतर्यामी हो गई हो। आगे क्या होने वाला है ये सब तुम्हें पता चलने लगा है ना। अरे वो एक सपना था, तुम भी बेवजह डर रही हो। देखो ये मजाक का समय नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। तुम कल ही गांव के किसी अच्छे पंडित को बुलाओ। मैं घर में पूजा करवाना चाहती हूँ ताकि ये जितनी भी अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ ठीक है ठीक है, अगर ऐसा करने से तुम्हें अच्छा लगेगा तो मैं कल ही किसी पंडित को बुलाता हूँ। दूसरे दिन पूजा की पूरी तैयारी की जाती है। पंडित जी आते हैं और बिरजू और राधा पूजा में बैठते हैं, लेकिन जय पूजा में आने से मना कर देता है। वे अंदर कमरे में खेल रहा होता है। यजमान, अपने बच्चे को बुला लीजिए, उसका भी पूजा में बैठना जरूरी है। हाँ पंडित जी, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। राधा जय को बुलाने जाती है, लेकिन जय उसे कमरे में नहीं मिलता। राधा दौड़ती हुई बाहर आती है। जय कमरे में नहीं है। फिर पंडित, राधा और बिरजू जय को ढूंढने जाते हैं। फिर सब जय को ढूंढते ढूंढते कुएं के पास पहुंचते हैं। रुकिए, यहाँ किसी अतृप्त आत्मा का वास है। आपके बच्चे की जान खतरे में है। मेरे बच्चे को बचा लीजिए पंडित जी। फिर पंडित एक मंत्र पढ़ता है जिससे 2 बच्चों की आत्मा कुएं से बाहर निकल कर आती है। कहाँ है इनका बच्चा? इनका बच्चा वापस करो। उसका बच्चा हमारे पास है। हम इसके बच्चे को मार डालेंगे। पर क्यों? मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तेरे पति ने हमें मारा है। हम कोई और नहीं, तेरे पति की बेटियां हैं। हम लड़की थे, इसलिए हमारे पैदा होने के बाद तुम्हारे पति ने हमें इस कुएं में फेंक दिया था। क्या हुआ अगर हम लड़कियां हैं? तो क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? हम लड़की हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? क्यों लोग बेटी को जन्म से ही बोझ समझते हैं? तेरे पति ने भी हमें बोझ समझा और हमें मार दिया, इसलिए हम बदला लेने आए हैं। हम तेरे बेटे को मार डालेंगे। बिरजू, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या बोल रहे हैं? सच बताओगे? हाँ, मुझे माफ कर दो राधा। मैंने तुमसे एक सच छुपाया था। मैं पहले से ही शादीशुदा था। मैंने जिस लड़की से शादी की थी उस लड़की ने 2 लड़कियों को जन्म दिया था, इसलिए मैंने उन दोनों लड़कियों को मार दिया और उस लड़की को भी छोड़ दिया। उसके बाद मैंने तुमसे शादी की ताकि मुझे एक बेटा मिल सके। छी, मुझे घिन आती है तुम जैसे लोगों की सोच पर। क्या फर्क है बेटा और बेटी में? क्या बेटियां वो नहीं कर सकती जो बेटे कर सकते हैं? बेटे को भी जन्म देने के लिए एक लड़की की आवश्यकता होती है। अगर तुम जैसे दरिंदे हर लड़की को मार देंगे तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तुम्हारी इस घटिया सोच के कारण 3 बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया। 2 को तो तुमने मार डाला और आज तीसरा मौत की कगार पर खड़ा है। तुम जैसे दरिंदे का तो मर जाना ही अच्छा है। फिर उस बच्चे की आत्मा बिरजू की तरफ बढ़ती है, जिससे बिरजू घबरा जाता है और भागने लगता है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वह कुएं में जाकर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे साथ जिसने अन्याय किया था उसे तो तुम लोगों ने सजा दे दी। मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज, मेरे बच्चे को छोड़ दो। उन आत्माओं को राधा पर दया आ जाती है और वो जय को लौटा देते हैं। उसके बाद पंडित मंत्रों के जरिए उन दोनों बच्चों की आत्माओं को मुक्ति दिला देता है। मिस्टर गोगो सिटी के बहुत ही ज्यादा डेंजरस और बिगेस्ट चोर में से एक है, जिसका पीछा पुलिस डिटेक्टिव मेहुल काफी दिनों से कर रहा था। एक दिन मिस्टर गोगो रॉबरी करने के लिए अपने हाउस से बाहर जाता है। गोगो के जाने के बाद डिटेक्टिव मेहुल भी गोगो के घर के अंदर चला जाता है। काफी देर रिसर्चिंग करने के बाद भी डिटेक्टिव मेहुल को मिस्टर गोगो के खिलाफ कोई क्लू नहीं मिलता। क्लू नहीं मिलने
की वजह से डिटेक्टिव मेहुल गोगो हाउस से चला जाता है। मेहुल के जाने के बाद गोगो भी अपने घर पे आ जाता है। मिस्टर गोगो अपने रूम को अच्छी तरह देखने लगता है और देखने के बाद समझ जाता है रूम में कोई आया था। दोस्तों, क्या आप बिफोर और आफ्टर को देखते हुए बता सकते हो ऐसी क्या चेंजिंग हुई है जिससे मिस्टर गोगो को लगा था रूम में कोई आया है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। बिफोर और आफ्टर में बेडशीट की चेंजिंग हुई है, इसलिए मिस्टर गोगो समझ जाता है उसके गैर मौजूदगी में उसके रूम में कोई आया था। दोस्तों, क्या आपने भी इस क्लू को पहचान लिया था?